Hello students, I Aarti Chauhan welcome you all to the English Winglish channel। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वो एक पोम है। वो पोम है 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोएम। ठीक है, 10th क्लास में 2 बुक है ना, तो 2 बुक में जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसकी पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मतलब ये डस्ट कीचड़ से मतलब नहीं है, ना इसका किसी मड से ना किसी रेत से मतलब है, बल्कि ये किस चीज़ की स्नो है, डस्ट है। ये डस्ट है स्नो की। ठीक है, मतलब ये बर्फ़ के कुछ पार्टिकल हैं जिनके बारे में हमें पोएट बताना चाहता है। चलो ठीक है, थोड़ा सा और जानते हैं इस पोम के बारे में। ठीक है, चलिए। Dust of Snow poem is composed by the famous American poet Robert Frost। रॉबर्ट फ्रोस्ट क्या हैं? अमेरिका के बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट रहे हैं। ये द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन इसका मीनिंग, अगर हम मीनिंग की बात करें तो बहुत ही डीपर मीनिंग है इस पोम का। इसमें बहुत ही लार्जर मीनिंग दिया गया है। कम बातों में ज़्यादा बात कह देने वाले हैं इस पोम में रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है, वो इस पोम में ये बताते हैं कि कैसे कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में बड़ी ही सिग्निफिकेंस रखती हैं, बड़ा टच लेके आती हैं, बड़ा चेंज लेके आती हैं। कई बार हम किसी छोटी सी चीज़ से एकदम से चेंज हो जाते हैं, मतलब हमारा टर्निंग पॉइंट होता है वो। तो इसी तरीके से इस पोम में कुछ रॉबर्ट फ्रोस्ट हमारे सामने बात करेंगे। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएम जैसे कि मैंने बताया बहुत छोटी है, ओनली 2 स्टैंजाज आर देयर। 2 स्टैंजा में पोएम है और वो भी छोटी छोटी 4-4 लाइन के स्टैंजा। ठीक है, लेकिन अब उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है। वो कैसे? लेट्स फाइंड आउट। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। देखिए, ये क्रो बैठा हुआ है और ये क्रो किस चीज़ के ऊपर बैठा है? ये क्रो बैठा है एक हेमलॉक ट्री। ये जो ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं ना, ये हेमलॉक ट्री की ब्रांचेस हैं और ये इन ब्रांचेस पे ये क्या है? ये आइस जमा हुआ है, स्नो जमा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से क्रो ने मेरे ऊपर अपने आप को हिलाया। शूक मतलब शेक करना, हिलाना। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के ट्री से मेरे ऊपर किस चीज़ की स्नो गिरी? डस्ट की स्नो। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो आके गिरी, मतलब ये क्या है? जो ये हेमलॉक ट्री है, ये कोई ऐसा वैसा पौधा नहीं है स्टूडेंट्स। ये एक पॉइजनस ट्री होता है, एक विषैला, जैसे धतूरे का पेड़ होता है, धतूरा का पेड़ आप कह सकते हैं, इस तरीके से होता है। इसको मतलब इसके जो ट्रेड्स हैं वो पॉजिटिव ट्रेड नहीं माने जाते, इसमें नेगेटिव ट्रेड माने जाते हैं। तो लेकिन फिर भी रॉबर्ट फ्रोस्ट ने अपनी पोएम में कोई सुंदर सा पौधा ना लेके, कोई फ्लावर ना लेके, कोई ब्यूटीफुल ग्रीन ट्री ना लेके, उसने एक हेमलॉक के ट्री का लिया है। जैसे कि अशोका के वृक्ष होते हैं ना, इस तरीके के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं हेमलॉक ट्री भी। और इस पे आइस जमी हुई है। आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज़ में आइस जम जाती है, बहुत सारी आइस स्नोफॉल होती है वहाँ पे, तो वही स्नो की बात करी गई है। और रॉबर्ट फ्रोस्ट ने, जैसे आपने देखा होगा, कई सारे जो पोएट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स लेते हैं, आपके सुंदर सुंदर प्लांट्स लेते हैं, बड़े बड़े सुंदर हरियाली पेड़ लेते हैं, बट रॉबर्ट फ्रोस्ट ने एक हेमलॉक ट्री लिया है। इसी तरीके से अगर हम क्रो को देखें, क्रो को भी हमें एक बहुत सुंदर चिड़िया, बहुत अच्छी चिड़िया के रूप में नहीं जानते कि इस बर्ड को। इससे बहुत जो पोएट्स लेते हैं, कभी कोई कोयल की आवाज़ को देख करके लेता है या पिकॉक की सुंदरता को देख के लेता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रोस्ट, इन रॉबर्ट फ्रोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, द ऑल थिंग्स इन आवर नेचर आर ब्यूटिफुल, वेदर इट इज़ अ हेमलॉक ट्री और एनीथिंग एल्स, whether it's a crow or a cuckoo or a parrot, राइट। वो ये बताना चाहते हैं कि प्रकृति का कोई भी चीज़ है वो सारी की सारी सुंदर है। तो ये इन्होंने यही बताया है कि जब एक क्रो ने मेरे ऊपर शेक करके एक डस्ट ऑफ स्नो गिराया है हेमलॉक ट्री से, तो क्या हुआ? क्योंकि पोएट जो हैं, पोएट का मेंटल स्टेट इस टाइम कैसा है? वो बड़े डिप्रेस हैं, डिप्रेशन में हैं।
बड़े मतलब आप ये समझ लिए सैड अवस्था में हैं, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा पोएट। हालांकि हमें ये नहीं पता कि उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ है या किस वजह से वो इस तरीके की परेशानी में हैं, लेकिन पोएट ने बस इतना बताया है कि उनका जो मूड है वो कैसा है, वो ख़राब है, वो बहुत लो फील कर रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे। अब इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। इसके जो स्टैंजा है इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड क्या लगे आपको? वैसे तो सारे मीनिंग ईजी हैं, पर एक दो जो आपको थोड़ा कम समझ में आए होंगे। या तो ये शूक हो सकता है, शूक मीन्स शेक करना, अपने आप को हिलाना। और हेमलॉक मैंने अभी आपको बताया, हेमलॉक क्या होता है, एक पॉइजनस ट्री होता है, इसमें छोटे छोटे वाइट कलर के क्या लगे रहते हैं, फ्लावर लगे रहते हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट हुआ। इसके आगे हम देखते हैं अब नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट क्या बताने वाले हैं। लेट्स फाइंड आउट। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अब वो कहते हैं कि जो वो डस्ट के पार्टिकल्स गिरे मेरे ऊपर, उसने मेरे हार्ट को, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरे हार्ट को, मेरे मन को एक चेंज का मूड दिया। मतलब मेरा मूड जो है, मेरा दिल जो है एकदम से चेंज हो गया। मैं मतलब अभी सैड था, ग्लूमी था, लो फील कर रहा था, लेकिन अब मैं चेंज हो चुका हूँ। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और जो अब मेरा दिन खराब होने वाला था, जो मैं रिग्रेट में बिता था अपने दिन को, जो मैं पश्चाताप में बिता था, खराब फील करके बिता था, अब मैं उस दिन को अब मैं अच्छा कर सकता हूँ। अब मेरा मूड चेंज हो गया है। आप देखते ही होंगे कि जब हम क्या करते हैं, जब हम कुछ लो फील करते हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है या किसी सैडनेस की अवस्था में होते हैं, हम कभी डिसअपॉइंट होते हैं, कभी भी, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ करना नहीं चाहते। या तो हम अंधेरे कमरे में बैठ जाते हैं, चुपचाप एकांत जगह पे जाके बैठ जाते हैं, कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं। तो इसी तरीके से पोएट भी शांत होकर बैठे थे। लेकिन अब उस छोटे से इंसिडेंट ने, जब उस क्रो ने अपने आप को शेक करके हेमलॉक ट्री से वो डस्ट के पार्टिकल्स गिराए, तो उनसे अब उनका मूड चेंज हो गया है। जो वो डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे थे, सैडनेस फील कर रहे थे, अब वो किस में चले गए हैं, अब उनकी जो कंडीशन है इनकी तरह हो गई है। जो ये आपके क्या ये चीयर करते हुए लोग दिख रहे हैं आपको, खुशी मनाते हुए लोग दिख रहे हैं ना, इस तरीके से अब क्या है, पोएट भी फील कर रहा है, जॉयफुल फील कर रहा है। अभी आपको इसमें सारे वर्ड मीनिंग पता चल गए होंगे। बस एक ही रूड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। रूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब पश्चाताप में रहना, दुखी अवस्था में बने रहना, इसको बोलते हैं रूड। ठीक है, चलिए ये ही हमारी पोएम है, केवल 8 लाइन की। मतलब कभी कभी छोटी चीज़ हमें कितना बड़ा मैसेज दे के जाती है। चलो और इसको डिटेल से पढ़ते हैं। डिटेल में तो हमने पढ़ लिया, अब इसके थोड़ा सा और आगे एक बार रिवीजन हो जाएगा समरी के रूप में, तो आपको पता चलेगा कैसे। समरी में मैंने आपको एक छोटी सी पोएम एक बड़ा मैसेज जो कन्वे कर रही है वो ही बताने की कोशिश करी है छोटी पोएम, लेकिन इतना बड़ा मैसेज दे के जाती है कि कभी भी हमें हताश नहीं होना चाहिए, हमें लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। आती है परेशानियाँ, आएंगी, लाइफ है तो। द डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट बाय फेमस अमेरिकन पोएट। ये हमने डिस्कस कर ही लिया था, दोबारा से देख लो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक फेमस अमेरिकन पोएट हैं जिन्होंने डस्ट ऑफ स्नो लिखी है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत रिनाउंड पोएट हैं, आप जानते नहीं। इनको बहुत सारी इनके पास डिग्रीज थी, बहुत सारे इनको प्राइजेस मिले हुए हैं, और ये इंडिया में तो इनकी बहुत रिगार्ड होती है। 9th में भी इनकी कई पोएम लगी हुई हैं, और 10th में भी है हमारे कई पोएम। आगे भी पढ़ोगे आप इनकी फायर एंड आइस वगैरह, और आपने 9th में भी पढ़ी होगी स्टॉपिंग वुड्स वाली, और आपकी लेक ऑफ इंसफ्री, और ये भी सारी बहुत ही वंडरफुल पोएम्स हैं। चलिए पढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या बताया, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स the fine particles of snow which was shaken by the crow branch of the hemlock tree। dust of snow का मतलब वही है जो फाइन पार्टिकल है स्नो के, और क्रो ने शेक करके नीचे गिरा दिए हेमलॉक की ट्री से। इट हैज़ चेंज द पोएट मूड फ्रॉम डिसमे टू जॉय, और इससे पोएट का मूड क्या हुआ, डिसअपॉइंटमेंट से हैप्पीनेस की तरफ चला गया है। वो अब अपने जो होल्ड करके बैठे थे अपने दिन को कि रिग्रेट में बिताएंगे, अब ये डस्ट ऑफ स्नो जो है उनके ऊपर जो गिरे हैं, उससे वो एकदम से अपने आप में क्या फील कर रहे हैं, चेंज फील कर रहे हैं। CHANGE चेंज है बच्चों, ये चेंज इन इज मूड एंड बिगिन
थिंकिंग ऑप्टिमिस्टिकली। अभी जो वो पेसिमिस्टिक हो रहे थे, अभी सारा उनका मतलब नकारात्मक सोच उनके अंदर आ रही थी, अब वो पॉजिटिव तरफ चले गए हैं, पॉजिटिविटी की तरफ, और ऑप्टिमिस्टिकली सोचने लगे हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे इस पोम में कई सारी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई हैं। छोटी पोएम है लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। राइम स्कीम ऑफ द पोएम क्या है? राइम स्कीम क्या है इसकी? A B C D। देखिए राइम स्कीम देखने के लिए मैं आपको पहले लेके चलती हूँ। देखिए, द वे अ क्रो swoop down on me the dust of snow from a hemlock tree. Crow is matching with snow and me is matching with tree. तो क्या हुआ इसमें ये A हो गया, ये B हो गया, ये फिर से क्रो के साथ स्नो मैच कर रहा है तो A हो गया, मी के साथ ट्री मैच कर रहा है, B के साथ मैच कर रहा है तो B हो गया। इस तरीके से राइम स्कीम है। ठीक है, A B और C D। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अब हम इसकी लिटरेरी डिवाइस और देखते हैं जो भी बची है। इसमें एलिट्रेशन आई है। इसमें एलिट्रेशन वो फिगर ऑफ स्पीच होती है। एलिट्रेशन बोलते हैं अनुप्रास अलंकार, मतलब जब सेम लेटर या कोई साउंड जब बार बार आती है, किसी भी कॉन्सोनेंट की साउंड जब बार बार आती है या एक से ज़्यादा बार आते हैं इन अ सेंटेंस, तो उसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे ये देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट, H इसमें भी आया और इसमें भी आया, तो ये एलिट्रेशन है। सेव्ड सम पार्ट्स, S और S रिपीटेशन हुआ है बार बार सेम कॉन्सोनेंट का, तो ये एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच वो होती है जब किसी भी सेंटेंस में पोएट राइम क्रिएट करने के लिए, उसकी तुकबंदी बनाने के लिए पोएटिक लाइंस का वो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देता है। मतलब जैसे एक राम इज़ अ गुड बॉय करा, ठीक है, तो पहले जैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ऐसे ही है, लेकिन अगली लाइन में वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट की जगह मतलब उसने वर्ब लिख दी या वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट लिख दिया। इस तरीके से अगर वो कुछ चेंज कर दे उसकी तुकबंदी लाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। इसमें एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच भी यूज हुई है। एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? जब वोवल साउंड बार बार क्या होती है? रिपीट होती है। जैसे एलिट्रेशन थी उसमें कॉन्सोनेंट आप जानते ही हो कौन कौन से होते हैं, और वोवल साउंड आप जानते ही हो कि क्या क्या होते हैं। तो जैसे पहले लाइन में शूक डाउन ऑन मी, ओ की साउंड आ रही है ना बार बार, तो ओ साउंड की बार ओ क्या होता है? वोवल होता है। तो ये क्या है? एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। इसमें एंजबमेंट भी यूज हुआ है। जब सेम सेंटेंस की नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाती है, एक सेंटेंस खत्म नहीं हुआ और दूसरी लाइन शुरू हो गई बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, ना उसमें फुल स्टॉप लगाया, ना कोई कोमा लगाया, ना कुछ, मतलब सेंटेंस खत्म नहीं दिख रहा हमें, लेकिन दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है, तो वो कौन सा होता है? वो होता है एंजबमेंट। ओके स्टूडेंट्स, और अब बच्चों डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू।